रे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पूर्वी घाट का पठार। आप सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गाया, तो आप प्लीज गलत मत सोचिएगा, ठीक है। मैं कुछ दिनों से आप समझ रहे हैं कि मेरा सेहत भी ठीक नहीं रह रहा, मैं खुद से ही परेशान चल रहा हूँ, बस मन थोड़ा सा उदास रह रहा है। फिर भी मैं आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है पूर्वी घाट का पठार। जी दोस्त, क्या है पूर्वी घाट का पठार? इसके पहले हम लोग जो ज्योग्राफी में जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे आपका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार के साथ साथ हम लोग मैकाले की श्रेणी पढ़ लिए थे, मैकाले गरजात की पहाड़ी पढ़े थे, और गरजात के बाद हम लोगों ने दंडका रन का पठार भी पढ़ा था। मतलब लगभग जो पूर्वी घाट के अंतर्गत जो श्रेणियां आने वाली थी उस सब कुछ हम क्या कर लिया, सॉरी पूर्वी पठार के अंतर्गत जो श्रेणियां थी उन सभी को हम क्या कर चुके हैं, एक एक करके पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है यानी पूर्वी घाट का पठार। देखिए, पूर्वी भाग की पहाड़ियां अलग है और पूर्वी घाट का पठार अलग है, क्योंकि आप लोग जो पहले के वीडियो देखे होंगे वो समझ चुके होंगे। क्योंकि हम लोग जो प्रद्वीपीय पठार को वर्गीकृत किए थे तो उसमें हम बताए थे आपको, एक था केंद्रीय उच्च भूमि यानी केंद्रीय उच्च भूमि, जिसके अंतर्गत आपका अरावली श्रेणी आती थी। अरावली के बाद आपका मालवा था, मेवाड़ था, बुंदेलखंड था, ठीक है। ये सभी आपके केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत था और उसी को हम लोग बांटे थे पूर्वी भाग का पठार, जिसमें आपका बुंदेलखंड था, छोटा नागपुर पठार था, राजमहल की पहाड़ियाँ थी, उसके बाद आपका गरजात की पहाड़ियाँ थी, ठीक है, दंडका रण्य की पहाड़ियाँ थी। ये सब हम लोग पूर्वी भाग के अंतर्गत पढ़े थे। तो ये दोनों पार्ट जो है वो समाप्त हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका पूर्वी घाट का पठार अलग भाग होगा, जिसको हम एकदम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। इसमें कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैप देख ले रहे हैं कि आखिर जो पूर्वी घाट का पठार है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप स्पष्ट में देख सकते हैं कि पूर्वी घाट का जो पठार है ये आपका पूरब का भाग हो गया, ठीक है, और ये आपका पश्चिम होता है। आप ये समझ रहे हैं, बाकी उत्तर दक्षिण तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां है वो पूर्व में यानी बंगाल की खाड़ी के किनारे, बोल सकते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश के आसपास, ये आपका कटे छटे रूपों में इस तरह से आपका बटी हुई है। पहले तो एक लेयर में है, एक मैप आप बना लीजिए इस तरह से, यानी पूर्वी घाट की पठार है ये। और पश्चिम में हम लोग इसके बाद जो अगला टॉपिक लेकर आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ है वो आपका सतत रूप में है, कहीं भी कटा फटा ज़्यादा नहीं है, और ये दोनों आकर मिल जाता है आपका नीलगिरी पहाड़ी के बीच में। यहाँ पर आपका है नीलगिरी, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियों के पास आकर ये दोनों क्या होता है, आपस में जो होता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ हम बोल सकते हैं प्रमुख रूप से ये आपका पश्चिमी घाट का ही भाग है, लेकिन इसी में आकर मिल जाता है आपका पूर्वी घाट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप थोड़ा सा समझिएगा, ये आपका होगा पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो हम जब इसका वर्गीकरण किए थे तो उस समय आपको हम बताए थे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को कितने भागों में बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है। तो हम इसको तीन भागों में बांटे थे, क्या, यानी पूर्वी घाट जो पहाड़ी है और पश्चिमी घाट पहाड़ी है, इसको भी हम कितने वर्गों में बांटे थे, 3 वर्गों में बांटे थे, ठीक है। एक हम क्या बताए थे, यानी हम बताए थे आपका पश्चिमी घाट पहाड़ी को यानी सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आपका है इसको 3 भागों में बांटे थे। एक था आपका उत्तर पश्चिम घाट की पहाड़ी, ठीक है। दूसरा था मध्य पश्चिम घाट की पहाड़ी, और तीसरा था दक्षिण पश्चिम घाट की पहाड़ी। इस तरह से हम इसको यानी 3 वर्गों में बांट दिए थे। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, जो आपका पूर्वी घाट है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसको भी हम लोग कितने भागों में बांटे थे, इसको भी 3 भागों में बांटे थे। एक आपका था जो था सेम उसी प्रकार होगा, उत्तर पूर्वी घाट की पहाड़ी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मध्य पूर्वी घाट की पहाड़ी, और तीसरा हो जाएगा दक्षिण
पूर्वी घाट की पहाड़ी। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, बस याद रखना है। वैसे हम इसको अगले वीडियो में क्या कर चुके हैं, वर्गीकरण वाले भाग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह जो आपका भारत का जो चित्र है वो दिखाई देता है, यानी पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ी अवस्थित है और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ी अवस्थित है, और बीच में जो हम लोग देखेंगे यहाँ जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका हो जाता है दक्कन ट्रैप, यानी ये होता है आपका दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, और दक्कन के पठार में अलग अलग हम लोग आपको बता चुके हैं। कर्नाटक का पठार आ जाएगा, कर्नाटक का पठार है। उसके बाद आपका इसी में देखिएगा तमिलनाडु का पठार है, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का पठार इसी में आ जाएगा। ठीक है, तेलंगाना का पठार इसी में आ जाएगा। तो ये सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, सतपुरा का पठार इसी में आ जाएगा। तो सबको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये इसके बारे में हम देख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका दक्कन ट्रैप कहलाएगा, यानी दक्कन का पठार कहलाता है। बीच में दोनों तरफ, यानी दक्कन के पठार के दोनों तरफ आपका क्या है, एक तो आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ियां है, दूसरा आपका पूर्वी घाट की पहाड़ियां अवस्थित है। अगर ये इसका रूप देखिए किस तरफ दिखाई देता है, तो इसको हम यानी चित्र में देख सकते हैं। यहां पर गिरिए मत भाई, आपका जो इसका जो स्वरूप होगा वो इस प्रकार दिखाई देगा। ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग है। इसी प्रकार से अवस्थित है। ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए इधर। अब ये आपका इसमें हम देखेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार इसी तरह आपको दिखाई देता है। ठीक है, पश्चिमी घाट की श्रेणियां जो है ये पूर्वी घाट की श्रेणियों की अपेक्षा अधिक ऊंची है। हम लोग पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम कंपेयर करके दोनों में जो अंतर है वो भी प्रयास करेंगे कि आपको समझा दे। ठीक है, तो ये जो आपका पश्चिमी घाट की श्रेणियां हैं ये अधिक ऊंची है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट ये है, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे जो वहां पर लिखे हुए हैं दक्कन का पठार, यानी दक्कन का पठार। ठीक है, इसमें बहुत सारा आ जाएगा आपका कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का पठार, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका पूर्वी घाटी का पठार। ठीक है, ये दोनों तरफ। अब बाकी जो यहां पर जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये आपका समतल जो भूभाग है वो कम है। यहां पर जो पश्चिमी घाट, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे हम लोग, ये जो है आपका ये अधिक है। ठीक है, मान लीजिए समुद्र तल हो गया और यहां पर ये मैदान का विकास हुआ है। ये पश्चिमी घाट के आपका पश्चिम में देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ है, यानी तटीय मैदान का विकास हुआ है। यह है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और ये हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अधिक क्या है, चौड़ा है, चौड़ाई में भी अधिक है। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जो हिमालय नदियां है, अधिकतर हिमालय नदियां कहाँ पर गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल खाड़ी में गिरती है तो अधिक दूरी तय करती है और अधिक ऊंचाई से भी आती है, दूरी अधिक तय करती है। और यहाँ आते आते जब अधिक दूरी नदियां तय करेगी तो उसका धीरे धीरे अंतिम समय में जो वेग होगा काफ़ी कम होगा, और जब वेग अधिक होगा, वेग कम होगा तो वो क्या करेगी, जितना भी पदार्थों का अपर्दन करके लेकर आ रही थी, जिसका संवहन अपर्दन करके उसका संवहन कर रही थी, संवहन करने के पश्चात लास्ट में यहाँ पर निक्षेप करना शुरू करती है। मतलब उसको यानी जो ढो रही थी वो साइड में किनारे किनारे जमा करना शुरू करती है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी पूर्वी घाटियों में आप देखिएगा, पूर्वी तटीय प्रदेश में आपका किसका विकास होगा, डेल्टा का विकास होगा, यानी मैदानों का विकास होगा। तो नदियों द्वारा कटाई और छटाई करके जब पूर्वी क्षेत्र में लेकर, पूर्वी तटीय मैदान में लेकर आती है तो यहाँ पर
उसका निक्षेप करती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक हुआ है। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान हम देखेंगे इसका जो विकास है वो कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट जो श्रेणी है ये अधिक ऊंची है और यहाँ तीव्र गति से नदी आती है और दूरी भी क्या है, दूरी भी कम तय करती है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी पश्चिमी तटीय मैदान का विकास जो है वो कम हुआ है। ये जो आपका क्षेत्र होगा ये तटीय क्षेत्र हो जाएगा। साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये तटीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे तटीय क्षेत्र क्या है, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन इधर जो तटीय क्षेत्र है वो काफ़ी, तटीय मैदान जो है वो अधिक विस्तृत है। बस समझ में आ रहा है। तो पश्चिमी, क्योंकि यहाँ पर नदियों का जो वेग है वो अधिक होगा, अधिक ऊंचाई से आ रही है और दूरी भी कम तय कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र गति में आएगी और ये यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण न करके नदी ज्वारमुख का निर्माण करेगी। मतलब अधिक वेग होगा तो इस प्रकार से कटाव करेगी, जहाँ से पानी गिरेगा यहीं से काटना शुरू कर देगी, जमाव आगे नहीं करेगी। लेकिन आपका जो पूर्व की तरफ जो नदियाँ गिरेगी वो क्या, इस प्रकार से आपका डेल्टा निक्षेप करेगी। मतलब नदी का मार्ग ये है और आसपास यानी दूर दूर तक ये चारों तरफ क्या कर देगी, निक्षेप करना शुरू करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ मैदान का निर्माण होगा। यहाँ मैदान का निर्माण नहीं होगा, यहाँ पर कटाव करेगी। तो इसको बोलेंगे नदी ज्वारमुख। इसको क्या बोला जाता है, नदी ज्वारमुख, ठीक है। और इसे बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी मैदान का विकास होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मैदान का विकास नहीं होगा। इसलिए हम केवल ये समझ लेना था कि यहाँ पर पश्चिम तटीय मैदान का विकास कम हुआ है, इसकी चौड़ाई कम है और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, अधिक है। दूसरी बात ये हम देख रहे हैं कि आपका जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट अधिक ऊंचा है, यानी पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट की ऊंचाई क्या है, अधिक है, ठीक है। और पश्चिमी तट का निर्माण जो हुआ है पूर्वी तट के बाद में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट, सॉरी तट बोल रहा है, पश्चिमी घाट जो श्रेणी है इसका निर्माण जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा पहले बाद में हुआ है। यानी ये पुरानी पर्वत श्रेणी है, एक आपका बोल सकते हैं कि वलित पर्वत है, ठीक है, जिसका निर्माण यानी कुडप्पा भूसन्नति में हुआ है, जो आंध्र प्रदेश में क्या है आपका जिला है कुडप्पा शहर। तो कुडप्पा भूसन्नति से इसका निर्माण हुआ है। और प्री कैम्ब्रियन काल में आपका अरावली का निर्माण हुआ था। तो प्री कैम्ब्रियन काल के बाद इसका जो निर्माण होगा वो कैम्ब्रियन काल में होगा। ये भी पॉइंट याद रखना है कि आपका जो पूर्वी घाट का पठार है इसका निर्माण किस काल में हुआ है, तो कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यानी अगर आपसे पूछे कि अरावली श्रेणी के बाद यानी सबसे पुरानी पर्वतमाला भारत में कौन सी अवस्थित है या पूरे विश्व में कौन सी अवस्थित है, तो वो आपका हो जाएगा पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। यानी अरावली श्रेणी के बाद, अरावली श्रेणी भारत की या विश्व की सबसे पुरानी श्रेणी है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है। उसके बाद यानी सबसे पुराना अगर पूछे तो आपको याद रखना है पूर्वी घाट का पठार जो है, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ या पठार सबसे क्या है, पुराने हो जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ऊंचाई अधिक है और ये जो आपका दक्कन जो ट्रेप है यानी दक्कन जो पठार है इसका भी ढाल धीरे धीरे ये इस तरह तिरछा होता हुआ कहा जाता है, यानी पूरब की तरफ। इसीलिए ये देखेंगे कि पश्चिम की तरफ जितनी भी नदियाँ निकल रही है, जैसे कावेरी हो गई, पेन्नार हो गई, पेन्नौर नदी हो गई, ठीक है, आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, महानदी हो गई, सब ये निकलती है, आपका निकलती तो है पश्चिमी घाट से, लेकिन गिरती कहाँ है, यानी बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट की तरफ। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि पूर्वी घाट की जो ये श्रेणी है इस सबको नदियों द्वारा काट छाट दिया गया है, यानी इसको तोड़ फोड़ दिया गया है। तो कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि पूर्वी घाट जो श्रेणी है वो नाम मात्र में पाई जाती है, कहीं कहीं पाई नहीं जाती। जैसे गोदावरी और कृष्ण के बीच में आपका देखिएगा कि पूर्वी घाट की जो श्रेणियाँ है वो अवस्थित ही नहीं है वहाँ पर, मतलब गोदावरी या कृष्ण के नदियों द्वारा इनका निक्षेपण कर दिया, सॉरी अपर्दन कर दिया गया और अपर्दन करके फेंक दिया गया है कहाँ पर, बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे इन सब की विशेषता जो होगी, उन सभी विशेषताओं को क्या करेंगे यहाँ पर हम नोट करेंगे। तो चलिए बात को आप लोग समझ लिए होंगे। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा यहाँ की जो औसत पहाड़ियों की जो ऊंचाई होगी वो आपकी क्या होगी, 600 मीटर के आसपास, यानी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई होगी। पूर्वी घाट की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी होगी, 600 मीटर औसत ऊंचाई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 600 मीटर यहाँ की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है। साथ में आपका जो उत्तर की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, यानी उत्तर की तरफ पहाड़ियों की चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। यानी उत्तर में यानी पूर्वी घाट में हम देखेंगे जो उत्तर पूर्वी घाट है इसकी चौड़ाई जो है 200 किलोमीटर यानी पहाड़ियों की चौड़ाई है।
ठीक है। लेकिन जैसे हम दक्षिण में आते हैं, मध्य और दक्षिण में, तो यहाँ पर इन पहाड़ियों की चौड़ाई जो है वो 100 किलोमीटर रह जाती है। बस समझ रहा है। इन सभी बिंदुओं को क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें जो सर्वोच्च चोटियाँ कहाँ है, तो सर्वोच्च चोटी जो है वो आपकी उत्तर पूर्वी घाट की पहाड़ियों में ही अवस्थित है। जैसे महेंद्रगिरी पर्वत हो गया, वो आपके उत्तर में ही अवस्थित है, ठीक है। या मलायगिरी की पहाड़ी हो गई, ये भी आपका कहाँ पर अवस्थित है, उत्तर में ही अवस्थित है, ठीक है। आप लगभग ये सारे बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए इनसे संबंधित हम सभी पॉइंटों को यहाँ पर नोट करते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूर्वी घाट के पठार, पूर्वी घाट का पठार, जो पॉइंट हम समझे हैं सभी को, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी पॉइंटों को यहां पर क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। और आपको क्या देखिए, हम मैं लिखता हूं किस लिए, क्योंकि आप एक अच्छा सा नोट्स आप तैयार कर सके, ठीक है। वरना मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इतना आकर लंबा वीडियो होता है लिखने के कारण। तो मैं लिखता हूं आप ही लोग के लिए, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। वरना मैं भी आता यहाँ पर लेक्चर देता और ये जो वीडियो है 10 मिनट में ही खत्म हो जाता। तो वीडियो लंबा होता है केवल लिखने के कारण। मैं समझाऊंगा, मैं चित्र बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लिखूंगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो लंबा टाइम यानी अधिक समय, मैं जानता हूं कि समय बहुत ही कीमती होता है, लेकिन अच्छी जानकारी और अच्छे से पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आप तो बेकार चीज़ों में समय नहीं दे रहे हैं। वैसे आप देखते होंगे मूवी वूवी देखने में या कॉमेडी देखने में या कुछ बहुत सारे कार्य करते हैं, उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन एक पढ़ाई का जो वीडियो होता है उसको देखने में आपको लगता है कि भाई बकवास हो रहा है, और आप थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और इसके बाद निकल जाते हैं। तो आप एकदम निश्चिंत पूर्वक एकाग्रता के साथ पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखेंगे। इसकी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति जो है वो कब हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति याद रखना है कैम्ब्रियन काल में हुई थी। कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, यह जो है, यह अरावली श्रेणी के बाद, अरावली श्रेणी के बाद दूसरी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। यानी अरावली श्रेणी हम पढ़ चुके हैं, अरावली श्रेणी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो इसकी उत्पत्ति कैम्ब्रियन काल में हुई है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैम्ब्रियन काल में, यानी कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई। यह जो है अरावली श्रेणी के बाद दूसरी सबसे क्या है, आपकी पुरानी पर्वत श्रेणी है। और इसकी उत्पत्ति जो होती है, यानी पूर्वी पठार की उत्पत्ति, पूर्वी पठार की उत्पत्ति आपका दक्कन, पूर्वी पठार की उत्पत्ति कुडप्पा भूसन्नति में हुई है। अब देखिए, कुडप्पा मतलब कोई भी वलित पर्वत होगा, तो किसी न किसी भूसन्नति में ही उसका निर्माण हुआ। कोबर के सिद्धांत के अनुसार हम जान सकते हैं, ठीक है। कोबर के सिद्धांत हम पढ़ा चुके हैं। तो पूर्वी पठार की उत्पत्ति कुडप्पा भूसन्नति हुई है। ये भी याद रखना है कि यह एक वलित पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका विस्तार जो है, ये देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल के दक्षिण से लेकर आपका तमिलनाडु तक स्थित है। यानी लगभग उड़ीसा से भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग उड़ीसा से मानते हैं, लेकिन हमको याद रखना है यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण से, यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण से होते हुए तमिलनाडु
तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई अगर देखी जाए तो लगभग यानी 1300 या 1350 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, उड़ीसा से अगर देखी जाए तो इसकी कुल लंबाई 1300 से 1400 किलोमीटर है। 1300 से 1400 किलोमीटर है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ की पहाड़ियों की औसत चौड़ाई, पहले औसत लंबाई लिख लीजिए, औसत ऊंचाई जो है यहाँ की पहाड़ियों की कितनी होगी, तो 600 मीटर। 600 मीटर जो है औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, इसमें जो है उत्तर की तरफ यानी इसकी चौड़ाई अधिक है और दक्षिण की तरफ चौड़ाई क्या है, कम है। इसकी उत्तर में चौड़ाई 200 किलोमीटर है तथा दक्षिण में 100 किलोमीटर है। ठीक है, दक्षिण में 100 किलोमीटर है। एक और पॉइंट लिखेंगे, यह सतत अवस्था में नहीं है। ओहो, सॉरी, क्या लिखेंगे, यह सतत अवस्था में नहीं है क्योंकि इसे महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी। अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे कि समझिएगा थोड़ा, अब ये क्यों सतत रूप में नहीं है, क्योंकि यहां से अब देखिएगा कि महानदी है निकली हुई, तो यहाँ पर इसको काट दी। ठीक है, महानदी के बाद अगर यहाँ पर आ गई मान लीजिए गोदावरी, तो गोदावरी ने भी क्या कर दिया, इसको काट दिया। गोदावरी ने भी क्या कर दिया, इसको अनेक भागों में काट दिया। फिर यहीं पे बगल में आती है आपकी कृष्ण, तो कृष्ण और गोदावरी के बीच में ये साफ यहाँ पर अवस्थिति ही नहीं है, कोई पहाड़ियाँ ही नहीं है। उसके बाद अब महानदी गोदावरी, ये आपकी महानदी हो गई, और ये गोदावरी, ये हो गई कृष्ण, और भी बहुत सारे, पेन्नौर नदी है। ठीक है, और आपका देखेंगे गोदावरी, आपका कावेरी इधर से आ जाएगी, कावेरी है। तो इन सब नदियों द्वारा क्या किया गया है, अनेक भागों में ये सबको छोटे छोटे अन्य भी सहायक नदियां हैं, इन सब के द्वारा यानी छोटे छोटे भागों में इसको तोड़ फोड़ दिया गया है। यानी नदियों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप यानी कटाव और छटाव, यानी काटने छटने के बाद ही ये कुछ अवशेष इसका क्या हुआ है, बचा हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यह सतत अवस्था में नहीं है क्योंकि इसे महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी तथा अन्य नदियों द्वारा इसे काफी काट छाट दिया गया है, काट छाट दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। मतलब बहुत सारी नदियां आती है, निकलती है, सब क्या कर दी है, तोड़ फोड़ दी है। जो इसकी सतत अवस्था थी उस सतत अवस्था को ही क्या कर दी है, बिगाड़ दी है तोड़ फोड़ कर। ये पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ढाल कहाँ है, तो पश्चिम से लेकर पूरब में है।
प्रद्वीपीय पठार का ही पूरा ढाल, प्रद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व में है। यह भी एक कारण है कि सभी नदियां उधर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, यहाँ ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट एवं कुडप्पा क्रम का चट्टान पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। मिटा दें, ऊपर से मैं मिटा रहा हूं, यहां से इसकी सर्वोच्च चोटी चोटी जितगढ़ा है, जितगढ़ा है, जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी लिख लीजिएगा। इसकी ऊंचाई ऊंचाई 1690 मीटर, कहीं कहीं 80 भी देता है, 90 या 80 कुछ भी हो, 1680 से 90 मीटर है। यहाँ की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है, आप देखिए आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है। हम इसके बाद मैप बनाएंगे, आपको दिखा देंगे सब कुछ। 1680 से 90 मीटर है। साथ में यहाँ की दूसरी सर्वोच्च चोटी, यहाँ की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो हो जाएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई जो है 1501, लगभग 1501 मीटर है। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, यहाँ वर्षा अधिक होता है। अब वर्षा कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, एक तो मान लीजिए कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से गुजरता है, इधर से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिमी घाट में बारिश होती है। लेकिन यानी दक्षिण पूर्वी मानसून द्वारा क्या होता है, या बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी द्वारा, बंगाल की खाड़ी के मानसून द्वारा यानी इधर वर्षा कराई जाती है। तो वर्षा भी लगभग ठीक ठाक होता है। कहीं कहीं 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होता है, कहीं कहीं इधर आपका ऊपर वाले क्षेत्र में 200 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। दक्षिण वाले क्षेत्र में देखिए, दक्षिण वाले क्षेत्र में 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश होता है। वहीं उत्तर वाले क्षेत्र में आपका 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। ये भी पॉइंट रखना है। यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा सर्वाधिक जो वर्षा है आपका कोरोमंडल तट पर कराया जाता है। ये जो कोरोमंडल तट, ये क्या है आपका कोरोमंडल तट पर कराया जाता है। जो तमिलनाडु का तट है इसको कोरोमंडल कहते हैं, और जो आपका केरल का तट है उसको मलाबार तट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा भी ठीक ठाक पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर अनेक प्रकार के वनस्पति भी पाए जाते हैं, जैसे पर्णपाती वन अधिक पाए जाते हैं। ये भी याद रखेंगे। यहाँ वर्षा 100 से, औसतन हम निकाल रहे हैं, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। अब वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाती है, तो यहाँ पर क्या, यानी जैव विविधता के लिए उपयुक्त है। यहाँ जैव विविधता बोल सकते हैं कि यह जैव विविधता वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ आपका उष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण पर्णपाती सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्ण पर्णपाती
एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि यह महानदी से गोदावरी तक सतत अवस्था में पाया जाता है। अवस्था में पाया जाता है और इसी क्षेत्र को हम पर्वत के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर जो है मतलब हम बताए थे आपको महानदी से लेकर गोदावरी तक ये सर्वोच्च श्रेणियाँ यहाँ पाई जाती है और इसी क्षेत्र को हम पर्वत के रूप में बोल सकते हैं। बाकी सभी जो आपके कृष्ण और कावेरी के बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। और इसके बाद जो श्रेणियाँ होगी सब पहाड़ी के रूप में अवस्थित है, मतलब छोटी छोटी, ऊंचाई काफ़ी कम होगी। नीचे के मिटा दें आप, नीचे वाला। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, इसमें क्या लिखे थे, यह महानदी की गोदावरी के सतत अवस्था में पाया जाता है और इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पर्वत के रूप में जानते हैं। फिर अब देखिएगा कि गोदावरी और कृष्ण के बीच, गोदावरी एवं कृष्ण नदी के बीच पूर्वी घाट की पहाड़ी अवस्थित नहीं है। मतलब जो था वो काट छाट कर बंगाली खाड़ी में डाल दिया गया, वहाँ पर कोई भी पहाड़ी अवस्थित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, कृष्णा नदी के बाद कृष्णा नदी के बाद पूर्वी घाट कटे छटे पहाड़ियों के रूप में स्थित है। इसे जल मार्गों का विभाजन कहते हैं, ये भी याद रखना है। इसे जल मार्गों का विभाजन कहते हैं, क्योंकि अनेक जल मार्ग द्वारा क्या कर दिया गया, इसे अनेक भागों में विभाजित कर दिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जल मार्गों का विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि यह जो क्षेत्र है यह दुनिया के, यानी लिखेंगे यह क्षेत्र दुनिया में एशियाई जानवरों की सबसे बड़ा घर है। ठीक है, यानी यहाँ से दुनिया में एशियाई जानवरों का सबसे बड़ा, एशिया में सबसे ज़्यादा जानवर अगर पाया जाता है तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी घाट। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन से जानवर जो है विशेष रूप से पाया जाता है, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ गौर, तेंदुआ, सांभर और शेर आदि जानवरों की बहुलता है।
ठीक है। एक और बात याद रखनी है, यहाँ पे समुदाय कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक, इन क्षेत्रों में अनेक समुदाय भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो समुदाय में आपको याद रखना है, कुछ समुदाय भी पाए जाते हैं, उस समुदाय का नाम लिख लेंगे। समुदाय कौन कौन से हैं। समुदाय में आपको याद रखना है जटापू, जटापू समुदाय हो जाएंगे, सवारा हो जाएगा, जटापू समुदाय, सवारा समुदाय, कोंडा डोरा, कोंडा डोरा समुदाय, जराबा, जराबा समुदाय भी यहाँ पर पाया जाता है, जराबा आदि कर दीजिए, आदि समुदाय यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेंगे कि यहाँ पर अनेक, यानी जैव विविधता वाला क्षेत्र है, तो जैव विविधता वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर जैविक बोल सकते हैं उद्यान भी क्या किए गए हैं, बनाया गया है, तो उसको भी लिखेंगे वन जीव अभयारण्य, ये भी पॉइंट डाल लीजिएगा। वन जीव अभयारण्य कौन कौन से यहाँ पर अवस्थित हैं। वन जीव अभयारण्य, वन जीव अभयारण्य, उसको भी लिख लेंगे। एक आपका लिखिएगा सिम्पीपल नेशनल, सिम्पीपल, सिम्पीपल नेशनल रिक्रिएशन, रिक्रिएशन एरिया, ये हो जाएगा। दूसरा में लिखेंगे श्री राष्ट्रीय वेंकटेश्वर रिक्रिएशन, श्री राष्ट्रीय वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन एरिया। ठीक है, दूसरा। तीसरा हम लोग लिखेंगे, दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं देगा, चलिए इसको हम ऊपर ही लिख ले रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ इसको सिंपली नेशनल रिक्रिएशन एरिया और उसके बाद श्री राष्ट्रीय वेंकटेश्वर रिक्रिएशन एरिया। तो एक बार इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट पॉइंट में ऊपर नोट कर दूँ। चलिए मिटा दूँ। ये जो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य है, यानी 5-6 अभयारण्य यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, इसको भी याद रखना है। अब हम देखेंगे आपके दक्षिण के पठार को इन सभी राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे दक्षिण का पठार तो है ही, लेकिन अलग अलग राज्यों में इनका नाम जो है अलग अलग रखा गया है, तो ये भी हम प्रयास करेंगे कि इसको देख लें। ठीक है, मान लीजिए आपका ये भारत है, भारत का मैप है, तो अब जो पूर्वी घाटी की पहाड़ी है, पूर्वी घाटी की पहाड़ी को इन सभी राज्यों में, जैसे कि 5 राज्यों में फैला हुआ है। एक तो आप बोल सकते हैं कि तेलंगाना है, एक तो आपका तेलंगाना में है, ये आपका केरल वाला साइड है, और ये यहाँ से आपका पड़ जाता है तेलंगाना, सॉरी आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद ये क्षेत्र आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश, ये याद रखना है। आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग देखेंगे ये क्षेत्र आपका उड़ीसा पड़ जाएगा। देखिए मैं ओरिजिनल में मैप नहीं बना रहा हूँ, बस आपको दर्शाना है कि कहाँ कहाँ कौन सी पहाड़ियाँ है, ये आपका याद रखना है। इधर खींच कर लिख दे रहा है, ये आपका केरल है, ये ठीक है, ये जो आपका राज्य है तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, और ये आपका उड़ीसा है,
और इधर आपका पश्चिम बंगाल इधर ऊपर आपको दिखाई देगा। ये जो आपका भाग है ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल हम लोग क्या देखना है कि पहाड़ियाँ हैं पर जो है राज्य तो आपको याद होगा, मिटा दूँ नाम को, बस याद रखिएगा। ये आपको तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये आपका उड़ीसा है और ये पश्चिम बंगाल है। तेलंगाना यहीं पर है बगल में, क्योंकि यहाँ पर हमको लिखना है कुछ पॉइंट, तो फिर डिस्टर्बेंस आपको होगा, समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। तो ये इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको बस याद रखना है। ये उधर लास्ट में हम लिख देंगे सब कुछ मैप बनाने के बाद। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि तीनों यानी कर्नाटक, इधर तो आपका ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये कर्नाटक और ये क्षेत्र होगा, ये कर्नाटक होगा, ठीक है, केरल कर्नाटक। तो देखिए तीनों राज्य यानी केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में अवस्थित है आपका, हम लोग पढ़े हैं कौन सा, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी की जो श्रेणी है, यहाँ पर केरल कर्नाटक और तमिलनाडु याद रखना है। केरल कर्नाटक तमिलनाडु, ये मान लीजिए आपका हो गया नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये ओरिजिनल में किसका क्षेत्र है, ये आपका है पश्चिमी घाट का ही भाग है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप। यहाँ पर मेलागिरी की पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक में। ये तमिलनाडु और कर्नाटक में। यहाँ से एक नदी आती है आपकी कावेरी नदी, और कावेरी नदी इसको दो भागों में बांटकर इस तरह चली जाती है, ठीक है। ये आपका जो मेलागिरी है, मेलागिरी से एक नदी आती है, इसका नाम नोट कर लीजिएगा, कावेरी। कावेरी नदी दिखाई नहीं दे रहा होगा, कावेरी नदी। ये जो मेलागिरी है, यहाँ से एक नदी आती है आपकी पेन्योर नदी, पेन्योर नदी, और इसको दो भागों में यहाँ बढ़ती है और इस तरह से ये निकलती है। इसको यहाँ लिख दीजिए पेन्योर नदी, पुन्योर नदी, पुन्योर नदी है। इसके बीच में दो तीन पहाड़ियाँ हैं, एक सेवराय की पहाड़ी है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये आपका ये सेवराय की पहाड़ी है तमिलनाडु में, यानी पूर्वी घाट की पठारी है, इसी को सेवराय के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, सेवराय की पहाड़ी। सेवराय के बाद आपको जस्ट बगल में पेन्योर नदी पार करने के बाद आपको एक और पहाड़ी दिखाई देगी, जिसको हम बोलेंगे जावड़ी की पहाड़ी। ये आपकी जावड़ी की पहाड़ी हो गई। यहाँ इसको लिखिए जावड़ी की पहाड़ी। जावड़ी की पहाड़ी।
इसके बाद एक नदी आती है, यहाँ से होकर ये, इसका नाम नोट कर लीजिएगा, पल्लार नदी। पल्लार नदी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ी स्टार्ट होगी, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया। आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ियाँ है वो एक है आपकी नागरी पहाड़ी, नागरी, दूसरी है आपकी पालकोंडा, पालकोंडा, तीसरी है वेलकोंडा, यह है वेलकोंडा, वेलकोंडा के बाद आपको दिखाई देगी नल्लामला, नल्लामला की पहाड़ी, और नल्लामला के बाद आपको यहीं पर दिखाई देगी एरामल्ला। एरामल्ला, एरामल्ला, सबका नाम नोट कर लीजिए। नागरी की पहाड़ी, नागरी की पहाड़ी, ये हो जाएगी पालकोंडा, पालकोंडा की पहाड़ी, और ये हो जाएगी वेलिकोंडा, वेलिकोंडा की पहाड़ी। उसके बाद ये हो जाएगी नल्लामल्ला की पहाड़ी, नल्लामल्ला की पहाड़ी, और ये हो जाएगी एरामल्ला की पहाड़ी, एरामल्ला की पहाड़ी, ठीक है। अब इसके बीच में देखेंगे आपकी दो नदियाँ, पेन्नार नदी निकलेगी, पेन्नार नदी, यहाँ से देखेंगे कि एक नदी निकलती है नागरी और पालकोंडा से के बीच से, इस नदी का नाम है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो हो गया आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में आपका जस्ट इसके बगल में ही है आपका आंध्र प्रदेश में ही है जिंदगढ़, यहाँ भी एक पहाड़ी है। इसको भी लिखिएगा जिंदगढ़, सब आंध्र प्रदेश में है। ये सर्वोच्च चोटी है,
सर्वोच्च चोटी यानी पूर्वी घाट की इसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 या 90, 1680 से 90 मीटर याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे महेंद्रगिरी, यहाँ पर आपको मिलेगी उड़ीसा में। महेंद्रगिरी, चंद्रगिरी, ये सब यहीं पर आपकी अवस्थित, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। महेंद्रगिरी हो जाएगी, मलगिरी, महेंद्रगिरी, ये आपकी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी 1501 मीटर। उसके बाद मलयगिरी यहाँ पर अवस्थित है आपकी, मलयगिरी, मलयगिरी की पहाड़ी। इसके बाद आपको देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा मलयगिरी के बाद यहीं पर आपकी गरजात की पहाड़ियाँ हैं। ये गरजात हम लोग पढ़े थे, उड़ीसा में ही अवस्थित है गरजात की पहाड़ी, गरजात की पहाड़ी। आप यहीं पर देखिएगा यहाँ पे एक नदी आती है, मलगिरी और मलयगिरी के बीच में एक ये नदी बहती है, महानदी। ठीक है, महेंद्रगिरी और जिंदगरा के बीच में दो नदियाँ आती है, एक तो गोदावरी और दूसरा है कृष्ण। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। गोदावरी और एक कृष्ण, ये नदियाँ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी जो आपकी पूर्वी की जो पहाड़ियाँ हैं वो अवस्थित है। ठीक है, तो ये मैप में आपको इस तरह दिखाई देता है। यानी देखिए है ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक बार फिर से एक बार समझ लीजिए। यानी हम देख सकते हैं कि यानी आपका देखिए यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ है और भी छोटी मोटी बहुत सारी तमिलनाडु पहाड़ी, लेकिन जो मुख्य पहाड़ी है उसी को हम लिखे हैं। यानी सेवराई की पहाड़ी हो गया, तो यहाँ पर कावेरी नदी का, यहाँ पर देखिएगा आपका नीलगिरी, ये है, ये आपका है नीलगिरी। नीलगिरी जो श्रेणी है इसको दो भागों में कौन बांटती है? यानी कावेरी इसको दो भागों में काटते हुए निकल रही है और ये तमिलनाडु से होकर आपका बंगाल खाड़ी में जाकर गिर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद यानी सेवराई की पहाड़ी अवस्थित है और इसके बाद पुण्यौर नदी मिल जाएगी। पुण्यौर नदी के बाद आपको मिलेगा जावड़ी की पहाड़ियाँ, ये भी तमिलनाडु में अवस्थित है। इसके बाद फिर एक नदी है पल्लार नदी जो तमिलनाडु में ही बहती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आपकी नागरी की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, यानी पूर्वी घाट में पहाड़ियाँ जो है इसको आंध्र प्रदेश में नागरी की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, किसके बीच? यानी पल्लार नदी और पेन्नार नदी के बीच में जो पहाड़ियाँ हैं उसको नागरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पालकोंडा, ये भी याद रखना है कि पालकोंडा जो है आपका ये कहाँ पर है, तो ये भी पॉइंट चलिए यहाँ पर लिख लिया जाए। सभी पॉइंट को आपको भाषा में याद रहेगा, लिखेंगे। पूर्वी घाट की पहाड़ियों को, पूर्वी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, से जाना जाता है। जैसे
आंध्र तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, आपका सेवराय की पहाड़ी, जावड़ी की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, जावड़ी की पहाड़ी, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, और सेवराय और जावड़ी कब, तो याद रखना है, नेक्स्ट पर यहाँ पर लिखेंगे कि कावेरी से पेन्नौर नदी के बीच के पहाड़ी को तमिलनाडु में कावेरी से पेन्नौर नदी के बीच की पहाड़ी को क्या कहते हैं, सेवराय की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी। ठीक है, इसी प्रकार आप देख लेना, नदियों का आधार बांट लेंगे। फिर आपका पेन्नौर से पल्लार नदी के बीच, पेन्नौर से पल्लार नदी के बीच आपकी हो जाएगी जावड़ी की पहाड़ी। और भी यहाँ पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट यानी तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर है मेलागिरी की पहाड़ी। इसका नाम नहीं नोट किया है, ये जो छोटा वाला है मेलागिरी की पहाड़ी, कर्नाटक की सीमा पर मेलागिरी की पहाड़ी है। यहाँ चंदन का लकड़ी, बोल सकते हैं कि यह चंदन के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो नागरी की पहाड़ी, पालकोंडा, नागरी की पहाड़ी, ठीक है, पालकोंडा, वेलकोंडा, वेलकोंडा, नल्लामल्ला, नल्लामल्ला की पहाड़ी, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा की पहाड़ी, और बोल सकते हैं जिंदगढ़ आदि के नामों से जाना जाता है, आदि नामों से और भी है जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बिंदु आप लिख लीजिएगा, उड़ीसा में, उड़ीसा में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो महेंद्रगिरी, मलयगिरी, यहाँ इसे महेंद्रगिरी, मलयगिरी आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नदी वाला जो पॉइंट है वो तो हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी नदियाँ इसमें नदी है, केवल इसको क्या करना है, आप मैप बना लीजिएगा और ये पॉइंट लिख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ी
और तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।